हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द हिस्टोरिका आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस क्लास में हम आपको वैदिक संस्कृति के बारे में बताएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृति इतिहास के संदर्भ में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में और मेंस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इसके अलावा भी यदि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर। इसका जो समय है इतिहास में जो आप सभी को ध्यान में रखना है वो है 1500 ईसा पूर्व बीसी से लेकर के 600 बीसी तक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वैदिक संस्कृति को अध्ययन कैसे करेंगे हम। जैसा आपको अभी हमने बताया कि इसका समय है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। अध्ययन करने से पहले एक दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। वो ये है कि वैदिक समाज बहुत ही प्रगतिशील समाज था, बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी और बहुत ही डायनेमिक थी। अब जो भी समाज प्रगतिशील समाज होगा, स्वाभाविक है उसमें परिवर्तन होंगे। वैदिक समाज में भी ऐसा हुआ, वैदिक संस्कृति में भी ऐसा हुआ। और यहाँ पर आप जैसे 1500 से आप बात शुरू कर रहे हैं 600 बीसी तक, तो ये जो परिवर्तन के तत्व हैं वो 1000 के आसपास में बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इतिहासकारों ने 1500 से लेकर के जो 1000 बीसी का काल है इसे ऋग्वैदिक काल कह दिया। और जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का काल है इसे इतिहासकारों ने उत्तर वैदिक काल कह दिया, लेटर वैदिक पीरियड। तो यहां पर यह बात आपको ध्यान में रखना है, पहले से ही ये दो शब्द आपके मस्तिष्क में होना चाहिए कि बहुत ही गतिशील समाज है और बहुत ही प्रगतिशील समाज है। प्रगतिशील और गतिशील होने के कारण स्वाभाविक है निरंतर परिवर्तन होंगे। और यहीं से आप इतिहास में आप अक्सर सुनते होंगे, हम सभी शिक्षकगण निरंतरता एवं परिवर्तन की बात करते हैं और वो ये बात यहीं से शुरू हो जाती है। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें, आपने हड़प्पा काल पढ़ा है तो हड़प्पा काल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर इस प्रकार की परिवर्तनशीलता आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। एक ऐसा समाज दिखाई पड़ता है हड़प्पा काल में जो सामान्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि वो स्टैटिक सोसाइटी है, एक स्थिर समाज है। कैसे? आपने देखा होगा कि जब वहाँ पर विकसित नगर हो जाते हैं, वहाँ की लिपि का विकास हो जाता है, मुहरों का विकास हो जाता है, तो लंबे कालखंड में एक जैसे नगर, एक जैसे बाट माप के पैमाने, एक जैसी लिपि, तो वहाँ पर स्थिरता के तत्व थोड़ा ज़्यादा प्रभावी हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ गतिशीलता नहीं है, वहाँ परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। आधुनिक शोध परिवर्तन की ओर संकेत भी कर रहे हैं, खासतौर से
जो ग्रामीण परंपराएं हैं उसकी ओर। लेकिन शहरी सभ्यता में आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा स्टैटिक समाज था, थोड़ा सा स्थिर समाज था। इसके विपरीत वैदिक जो समाज है, वैदिक संस्कृति है, वो गतिशील है, प्रगतिशील है। अब यहां पर हम ये जानेंगे कि वैदिक संस्कृति में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों को यह समझना होता है कि किसी टॉपिक में हमें आईएसपीसीएस की परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए किन किन विषयों को, किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है, उसको थोड़ा सा माइंड में बिठाना अच्छा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि वैदिक संस्कृति का जो नामकरण हुआ है वो वैदिक संस्कृति ही क्यों हुआ है। सामान्य रूप से बहुत संक्षेप में आपको मैं बता दूं कि इसका ज्ञान हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। अब जो वैदिक साहित्य है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस देश का कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम से लेकर के सिविल सर्विसेज तक में यहां से प्रश्न जरूर आते हैं। आपने वेदों के बारे में पढ़ा होगा, आपने ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में यहां अध्ययन करना है, आरण्यक ग्रंथों के बारे में अध्ययन करना है, उपनिषद के बारे में अध्ययन करना है, वेदांत के बारे में अध्ययन करना है। तो बहुत बड़ा सा विषय हो जाता है। अगर इस तरह से इसको हम देखें, वैदिक साहित्य में हमें जो अध्ययन करना है वो वेदों के बारे में अध्ययन करना है। ब्राह्मण के बारे में, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में हमें जानना है। आरण्यक ग्रंथों के बारे में हमें समझना है। उपनिषद के बारे में हमें जानना है और वेदांगों के बारे में हमें जानना है। अगर आप सिविल सर्विसेज में प्रीलिम का एग्जाम देते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम देते हैं, तो उसमें फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों का ज्ञान होना चाहिए। प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए और फैक्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। लेकिन जब मेंस का एग्जाम आप देते हैं तो इसके लिए आपको दो बातों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और दूसरा उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ये सब चीजें इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। कोई भी एग्जाम इस देश का देते हैं आप, वहां वेदों के बारे में जरूर पूछा जाता है। आप वनडे एग्जाम्स भी दे रहे हैं, एसएससी लेवल का दे रहे हैं, वहां भी ये सब आता है। और सिविल के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आपने जैसे देखा अभी 2018 में पूछा गया कि हड़प्पा से तुलना करके कि हड़प्पा में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं और वैदिक काल के संदर्भ में साहित्यिक साक्ष्य हैं, इनकी व्याख्या के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो अध्ययन होगा वो, जैसे आप जानते हैं कि वैदिक संस्कृति को हम आर्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि आर्य संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, आर्य संस्कृति के लोग यानी आर्य कहां से आए। इसको लेकर के बहुत ज्यादा इतिहासकारों में विचार विमर्श होता रहता है और विचारों में बहुत ज्यादा मत भिन्नता भी है। तो अगला जो हमारा विषय होगा वो आर्यों के आगमन के संदर्भ में होगा। और आर्यों का जो आगमन है
उस संदर्भ में दो दृष्टियों से, एक तो प्रीलिम्स लेवल पर भी यहां से प्रश्न बनते हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए आप यूजीसी देते हैं, जेआरएफ देते हैं या कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, यहां से प्रश्न आते हैं। और मेंस लेवल के लिए भी ये आवश्यक है, आर्यों का आगमन और उनका प्रसार। तो यहां पर सारे विचारों को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। आर्यों के आगमन से संबंध रखने वाले जो विदेशी विचार हैं, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी इतिहासकार ये कह रहे हैं कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, उन विचारों को हम यहां पढ़ेंगे। और एक वर्ग यह कहता है कि आर्य लोग भारत से ही संबंध रखते हैं, देसी लोग हैं। अब यहां भी जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो कोई कहता है एशिया के किसी क्षेत्र से आर्य आए हैं, कोई मध्य एशिया कहता है, कोई बैक्ट्रिया कहता है, कोई दक्षिणी रूस का इलाका बता रहा है। तो उन विचारों को यहां पर हम समझेंगे। कोई कहता है आर्य यूरोप से आए हैं, इनको समझेंगे। और आपने जैसे देखा दयानंद सरस्वती साहब ने यह बताया है कि आर्य तिब्बत से आए हैं, एशिया का ही हिस्सा है, इसको भी अलग से हम लोग देखेंगे। यहां पर एक बात और समझना पड़ेगा हम सभी को कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में जो इतिहासकार हैं वो एक बात को लेकर और बटे हुए हैं। उनमें से अगर हम सारे इतिहासकारों को क्लासिफाई करें, वर्गीकरण करें, तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग ये कहता है कि आर्य जो है वो आक्रमणकारी के रूप में आए हैं, और एक वर्ग ये कहता है कि इन्होंने अपने पशुओं को चराने के लिए चारागाह की खोज में ये आगे बढ़े, और चारागाह की खोज करते करते वो यहां पर पहुंचे। तो ये जो हमारा है माइग्रेशन का जो सिद्धांत है, आप्रवासन सिद्धांत इसको हम कहते हैं। आप्रवासन तो ये दो सिद्धांत हम लोग समझेंगे। एक आक्रमणकारी के रूप में कौन कहता है, और एक आप्रवासन के रूप में कौन कौन इतिहासकार इसके पक्ष में हैं। इसके बाद जब आप ये देखेंगे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए, स्थानीय लोग हैं, उनमें भी अनेक विचार मिलते हैं। कोई ये कहता है कि ये ब्रह्मावर्त से आए हैं, कोई ये कहता है ये ब्रह्मर्षि देश से आए हैं, कोई देविका प्रदेश के बारे में कहता है, कोई सप्त सैंधव क्षेत्र के बारे में कहता है। तो इन विचारों को हम लोग समझेंगे। और अंततः जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि मेंस में अच्छे नंबर पाने के लिए दो बातों का ख्याल रखना होता है। नंबर एक, आपको इतिहास लेखन की समझ होनी चाहिए, हिस्टोरियोग्राफी की समझ होनी चाहिए। तो ये जो भी विचार हैं कहीं ना कहीं हिस्टोरियोग्राफी से इनका रिलेशन है। इनको अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, हमें राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक होगा। दूसरी बात हमने आपको बताया है कि मेंस में, आईएसपीसीएस के एग्जाम्स में मेंस में अच्छे नंबर पाने के लिए इन विचारों में सर्वाधिक मान्य विचार क्या है उसको प्राथमिकता देनी होती है। तो इस क्लास में हम सभी समझेंगे कि सर्वाधिक मान्य विचार क्या है और मेंस में कैसे लेखन करेंगे, उसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम सभी अध्ययन करेंगे भौगोलिक विस्तार के बारे में। आर्य कहां बसे, ऋग्वैदिक काल में इनका विस्तार कहां तक हुआ,
और उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार कहाँ तक हुआ, ये बात हम सभी समझेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में भी महत्वपूर्ण है और मेंस के संदर्भ में भी कभी कभी टेल क्वेश्चन के रूप में आर्यों का आगमन और उनका प्रसार दोनों साथ साथ पूछ लिया जाता है, तो इसको समझना आवश्यक है। इसके बाद हम सभी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वैदिक संस्कृत की विशेषताओं के बारे में काम करेंगे। अब विशेषताओं में जो इनका सामाजिक जीवन है, जो इनका आर्थिक जीवन है, इनका राजनीतिक जीवन है और जो इनका धार्मिक सांस्कृतिक जीवन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मेंस के लेवल पर ये टॉपिक, ये सारा पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित कीजिए। अभी 2018 में आपसे पूछा गया है आईएएस की परीक्षा में कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में बताइए और उसका प्रभाव नारी की स्थिति पर क्या पड़ा, कैसे पड़ा, उसके बारे में उन्होंने आपसे पूछा। तो ये वहां के सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इनको बहुत विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। और अध्ययन के क्रम में अगर आप देखेंगे, जैसे सामाजिक जीवन के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो पहले ही हमने आपको बताया है कि बहुत ही गतिशील समाज है ये। और गतिशील समाज होने के कारण जो संस्थाएं, जो परंपराएं, जो रीति रिवाज जन्म लेते हैं, उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। उनको इतिहास में हम पहचानने का प्रयास करेंगे। और थोड़े समय के बाद ये भी देखा जाता है, जब प्रगतिशीलता होती है मानव मस्तिष्क में, तो नई संस्थाओं का भी जन्म होता है, नई परंपराओं का भी जन्म होता है। वो सब हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। एक बात बच्चों मस्तिष्क में बिठाना है, ये ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको समझ जाते हैं, इसको संपूर्णता में समझ लेते हैं, तो प्राचीन भारत में मैं ये कह सकता हूं आपको कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। जिन संस्थाओं का विकास, जिन परंपराओं का विकास, जो सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास और धार्मिक विकास आप देखेंगे, उन्हीं में आगे ये निरंतरता बनी रहती है। और जो भी परिवर्तन आया है बस उनको भी पहचानना है और एक प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाता है और आपके इतिहास की अच्छी समझ हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें समय का जो है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक आपका ऋग वैदिक काल है और यहां से लेकर के 600 बीसी तक का उत्तर वैदिक काल है। अब जब समाज गतिशील है तो इसमें परिवर्तन होंगे। ये हमें पहचानना है और किस तरह से पहचानना है। जैसे अगर समाज में आरंभिक समाज है, यहां पर जिन विषयों पर हम लोग बात करेंगे, जैसे वर्ण के बारे में बात करेंगे तो इसको विस्तार से समझेंगे। जाति के बारे में बात करेंगे, नारी की स्थिति के बारे में बात करेंगे, शूद्रों की क्या स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे, अस्पृश्यता के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ
संस्कार के बारे में, आश्रम के बारे में, ये हम सभी बात करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें, एक बड़ा विषय हो जाता है, एक बड़ी विस्तार से इसकी क्लास होगी। तो वर्ण में जैसे आपने देखा कि ऋग वैदिक काल में अगर आपसे पूछा जाता है कितने वर्ण हैं, सामान्य रूप से हम लोग 4 वर्णों के बारे में जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ऋग वैदिक काल में इस प्रकार का वर्ण विभाजन नहीं है। आपसे अगर वनडे एग्जाम में पूछते हैं या प्रीलिम्स लेवल पर पूछते हैं ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, तो आप कहेंगे यस, हाँ थी। कितने वर्ण थे? तो 2 वर्ण थे। उसको थोड़ा सा समझना है। अब जैसे मैं वर्णों की बात करूं तो ऋग वैदिक काल में 2 वर्ण हैं। पूरा जो समाज है उसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आर्य और दूसरी अनार्य। और इनका विभाजन कैसे हुआ? इनका विभाजन किसी नस्ल, जाति, प्रजाति के आधार पर नहीं हुआ। एक बात आपके मस्तिष्क में स्पष्ट होनी चाहिए, जिस वैदिक संस्कृति की हम बात कर रहे हैं या आर्य संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, तो ये प्रश्न अनेक बार पूछा गया है, प्रत्येक लेवल पर पूछा गया है। सामान्य रूप से विद्यार्थियों को जानना भी चाहिए आर्य का अर्थ क्या है। तो यहां पर एक बात स्पष्ट मस्तिष्क में बिठा लीजिए, आर्य किसी नस्ल का प्रतीक नहीं है। आर्य शब्द किसी जाति का प्रतीक नहीं है। आर्य शब्द यहां पर जो है विद्वानों के अनुसार भाषा बोधक है। जो अनुसंधान हुए हैं उनसे स्पष्ट हुआ है कि आर्य शब्द भाषा बोधक है। तो इसको भी आप सब समझेंगे कैसे जिंद अवस्था और जो वैदिक शब्द हैं, ऋग वैदिक शब्द हैं, उनमें कैसे समानता है, इनके आधारों पर इस प्रकार का विचार सामने आया है। तो ये बात आपको मस्तिष्क में रखना है कि आर्य किसी नस्ल का प्रतीक नहीं है, किसी जाति का प्रतीक नहीं है, किसी प्रजाति का प्रतीक नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद जब ऋग वैदिक काल का उत्तरवर्ती जो चरण है, उत्तरवर्ती मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1100-1000 बीसी के आसपास में यहां पर हमें 4 वर्ण दिखाई देने लगते हैं पहली बार। 4 वर्ण पहली बार कब आते हैं? ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए जरूरी होता है। तो आपको याद रखना है ये ऋग वैदिक काल के उत्तरवर्ती चरण में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख है। वहां पर पहली बार 4 वर्णों के बारे में, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में उल्लेख है। लेकिन यहां पर जो 4 वर्ण हैं, अगर इन 4 वर्णों को हम कहें, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में ये 4 वर्ण हमारे बने रहते हैं। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र। लेकिन मस्तिष्क में ये बात आपको रखनी है, ये परिवर्तनशील समाज है, स्थिर समाज नहीं है। अभी ये जो वर्ण व्यवस्था आई है ये स्थिर नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था है ये परिवर्तनशील है। ये बात मस्तिष्क में रखना पड़ेगा। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे आप अपने कार्य बदलेंगे, आपका कर्म बदलेगा, आप ब्राह्मण से क्षत्रिय हो सकते हैं, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय से वैश्य बन सकते हैं, वैश्य से शूद्र बन सकते हैं, और इस तरह से आप अपना वर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। आगे जाकर के 600 बीसी के बाद आप देखेंगे 600 बीसी के
बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारे वर्ण हैं ये स्थिर हो जाते हैं, यानी सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर हमारे वैश्य और उसके बाद शूद्र, ये हमारे स्थिर हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि अब वर्ण धर्म निश्चित हो जाता है। ब्राह्मण का अपना धर्म निश्चित हो जाता है, क्षत्रिय का अपना हो जाता है, और इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का विकास होता है ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल के बाद। आगे जब आप अध्ययन करेंगे तो इसी का विस्तार करेंगे। ये आपका मौर्य पूर्व काल है, मौर्य काल में कैसे हुआ, मौर्योत्तर काल में वर्ण का विकास कैसे हुआ, गुप्त में कैसे हुआ, गुप्तोत्तर में कैसे हुआ, और एक अलग से टॉपिक बन जाता है प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था का विकास। कब वर्ण संकर आते हैं, कब नई जातियां आती हैं, कब मिश्रित जातियां आती हैं, तमाम बातें आप ऐसे ही अध्ययन करते चले जाएंगे। तो आपको ये जो वैदिक काल है इसकी समझ होना आवश्यक होता है। वैसे ही जाति व्यवस्था के बारे में ऋग वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या है, मौर्य पूर्व काल में क्या है, मौर्य काल में कैसे जाति व्यवस्था आगे बढ़ी, मौर्योत्तर में कैसे बढ़ी, गुप्त काल में कैसे बढ़ी, गुप्तोत्तर में कैसे बढ़ी, और भारत में जाति व्यवस्था का एक विषय बन जाता है। नारी के बारे में स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अनेक बार पूछा गया है, अलग से प्रश्न आता है ऋग वैदिक में क्या है, उत्तर वैदिक में नारी की स्थिति क्या है, आगे के कालों में क्या है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग टॉपिक बन जाते हैं। ये अध्ययन का एक अपना विशेष तरीका है। 2010 में जो प्रश्न पत्र आया था आईएएस में, वहां पर कुछ नए परिवर्तन दिखाई पड़े थे, और ये परिवर्तन 2008-9 से ही रेखांकित होने शुरू हो गए थे, और वही परिवर्तन आगे ये बढ़ रहे हैं। आगे आपने देखा 2013, 14, 15, 16 सिलेबस बदलने के बाद 2011 में आपका सीसेट आ जाता है। उसके बाद जिस प्रकार के परिवर्तन आए प्रीलिम में, मेंस में आपने देखा, तो ये परिवर्तन आपके अध्ययन के तरीके में बदलाव की मांग करते हैं। 2010 में एक लेख द हिस्टोरी का आईएएस का प्रकाशित हुआ था, आप उसको क्रॉनिकल में देख सकते हैं। जिनके सीनियर्स जुड़े हों, और इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। 2010 मंथ आई थिंक जनवरी की मैगजीन थी, और उसमें हमने विद्यार्थियों को ये बात कही थी, अब हर एक विद्यार्थी को वृहत्तर ऐतिहासिक दृष्टिकोण समझने की आवश्यकता है। अभी तक सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि एक वर्टिकल स्टडी करते हैं। हमने हड़प्पा किया तो एक साथ किया, वैदिक किया, फिर मौर्य पूर्व काल हम नहीं पढ़ा, मौर्योत्तर हम नहीं पढ़ा, गुप्त काल हम नहीं पढ़ा। लेकिन अब आवश्यकता क्या है, आप अपने 2017 के, 2018 के, 2016 के, 14 के मेंस परीक्षाओं के प्रश्नों को देखें। अब हमारा काम इससे नहीं चलेगा, हमें क्षैतिज अध्ययन भी करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्टडी भी करना पड़ेगा। अक्सर विद्यार्थी मुझसे उन शब्दों को पूछते रहते हैं, उस पत्रिका में भी हमने इन शब्दों का उल्लेख किया था, आप वहां देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टडी का मतलब ये होता है, किसी भी विषय को हमने लिया, हमने वर्ण को लिया, तो ऋग वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या है, मौर्य पूर्व काल में क्या है, मौर्य काल में क्या है, और एक कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे जाति के बारे में, नारी की स्थिति के बारे में। और ऐसे ही हम जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो ऐसे ही हम सब जोड़ेंगे। व्यापार वाणिज्य की क्या स्थिति है, ऋग वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या है, मौर्य पूर्व काल में क्या है, किन तत्वों में निरंतरता है, किन में परिवर्तन हो रहा है, क्या नई बातें आ रही हैं, नया जो आया है वो क्यों आया है, उसके कारणों की व्याख्या हम करेंगे। और देखेंगे एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई होती है, एक काल किस प्रकार से दूसरी काल से जुड़ा हुआ है, ये सब समझना होगा। कैसे आर्थिक परिवर्तन अन्य क्षेत्रों में प्रभाव डाल रहे हैं,
इन बातों को हमें समझना होगा। इसे ही हम अध्ययन का नया दृष्टिकोण कहते हैं। हर एक क्लास में आप इसको फील करेंगे और कभी विस्तार से इसको हम अलग ढंग से समझाएंगे। आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कला के बारे में पढ़ना है, आपको मंदिर कला के बारे में, आपको स्तूप कला के बारे में, आपको कलाओं के अन्य प्रकार हैं, मूर्ति कला, चित्रकला एंड सो ऑन, तो आपको ऐसे ही अध्ययन काम आने वाला है मेंस में और प्रीलिम एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज में। आप स्तूप कला लेते हैं तो स्तूप कला का जन्म कब हुआ, आगे के काल में कैसे विकास हुआ, विकास हुआ या पतन हुआ, विकास हुआ तो उसकी कारण क्या है, पतन हुआ तो उसके कारण क्या है, आगे की काल की स्थिति क्या है, और इस तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे अपनी इस क्लास में। आगे हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो आर्थिक जीवन पर लेने वाले हैं, राजनीतिक जीवन पर लेने वाले हैं, धार्मिक सांस्कृतिक जीवन पर लेने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे धार्मिक जीवन में आईएएस के एग्जाम्स में अलग से भी क्वेश्चंस आए हैं, वैदिक कर्मकांड अलग से पूछ लिया गया, तो हम लोग अलग से भी अध्ययन करेंगे, एक साथ पूरा अध्ययन करेंगे, फिर उन प्रश्नों को उठाएंगे, कैसे लेखन करेंगे, ये बात हम लोग समझेंगे। आपसे पूछा गया है वैदिक देवता के बारे में, अलग से प्रश्न आया है, वो हम समझेंगे। एक बात मस्तिष्क में बिठा लेनी है, इन विषयों का जो भी हम सब अध्ययन करेंगे वो निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों के अनुसार हम करेंगे। ऋग वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल में क्या निरंतरता है, इसको समझेंगे, और क्या परिवर्तन है इसको समझेंगे, और इस परिवर्तन की व्याख्या हमें करनी है। आगे जो हम सभी अध्ययन करने वाले हैं इन विषयों के अलावा, एक तुलना अलग से लेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। अलग से भी प्रश्न आते हैं ऋग वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में और उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के संदर्भ में। इनसे भी प्रश्न आपको करने में मदद मिलेगी। जैसे आपसे पूछा जाता है कि वैदिक काल में जो प्रजातांत्रिक तत्व हैं उनके बारे में बताइए। अब ऋग वैदिक काल समाज जब आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ये समाज यायावरी समाज था। यायावरी समाज समता पर आधारित होता है, समानता का तत्व यहां विशिष्ट था, बहुत यहां पर विभेदीकरण नहीं हुआ था, भेदभाव अभी नहीं हुआ है। लेकिन आगे के समाज में आप देखेंगे कि भेदभाव का तत्व आने लगता है, तो इसकी पहचान हमें करनी होगी। कैसी? सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर भी विभिन्न पहलुओं को आप देखेंगे जिनकी चर्चा अभी हमने किया है। ऐसे ही आपको अध्ययन करना होगा आर्थिक जीवन के बारे में, आपको देखना होगा राजनीतिक जीवन के बारे में, आपको धार्मिक जीवन के बारे में। ये पहचानना होगा कि कैसे प्रजातांत्रिक तत्व हमारे ऋग वैदिक काल में, पहले तो इनको पहचानना है, कैसे सामाजिक जीवन में प्रजातांत्रिक तत्व हैं, कैसे आर्थिक जीवन में है, कैसे राजनीतिक जीवन में है, कैसे सांस्कृतिक जीवन में है, और क्या निरंतर है, ये बात हमको यहां समझनी है। लेटर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या गिरावट हो रही है, इसको हमको समझना है। आगे फिर आपको अध्ययन करना है, पहले भी हमने उल्लेख किया है, आपको हड़प्पा सभ्यता से तुलना करना है। हर एक टॉपिक में तुलनात्मक प्रश्न आते हैं। अभी आपके एग्जाम में 2018 में था कि हड़प्पा सभ्यता जो पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है और वैदिक काल साहित्यिक साक्ष्यों पर आधारित है, इसकी व्याख्या के बारे में पूछ लिया। तो तुलनात्मक प्रश्नों को पूछे जाने की परंपरा है, यहां पर हम तुलना करेंगे। इसके अलावा भी एक बार प्रश्न था यूपीएससी में, आईएएस के एग्जाम में, कि वैदिक धर्म
की तुलना कराई गई है गुप्तकालीन धर्म से। तो इस तरह से वैदिक काल जो आपका 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।